हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नए सेक्शंस को शुरू करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आज उसी से आगे हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन उसको बताने के पहले एक छोटी सी चीज़ से उन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को आपको बता दें और हेडिंग लगा लें आप, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपको एक्सप्लेन करते हैं और फिर जल्दी से हम लोग मेन टॉपिक इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। देखिए, जब आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है। थ्योरेटिकल तो हमने आपको बता दिया था कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी अननोन रेसिस्टेंस को अगर आपको फाइंड करना है तो अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का सहारा लेते हैं। तो अगर अननोन रेसिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर का है तब तो आप आसानी के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज का सहारा ले लीजिएगा। आपको याद होगा, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि इस तरह से हम लोग एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं और इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के सहारे से अननोन रेसिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड किया जाता है। देखिए, ये आप इस तरह से एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फिजिक्स में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिसमें R2, R1, R4, R3 समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एक सेटअप है और यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियोमीटर मौजूद है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से आप इसको फाइंड करते थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, कोई सॉलिड वायर नहीं है जो आप यहाँ पास सपोज कर लीजिए, इसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप एक अननोन रेसिस्टर आपको मिला, कोई भी वायर, कोई भी कंडक्टर मिला और आपने लाके यहाँ कनेक्ट कर दिया और बाकी नोन वैल्यू रहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में और आप उसको फाइंड कर लें। तो आयनिक सॉल्यूशन के केस में दो तरह का प्रॉब्लम होता है। वो दो तरह का प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इन केस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन देयर आर टू प्रॉब्लम्स। दो तरह के प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग कंडक्टिविटी। उस कंडक्टिविटी को फाइंड करने में दो तरह के आपको प्रॉब्लम को फेस करना होता है। क्या क्या दो तरह के प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम तो ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो सोर्स यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी का, वो सोर्स कैसा है, डीसी, डायरेक्ट करंट। तो ये जो डायरेक्ट करंट का सोर्स है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यहाँ पास कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी सोर्स से उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम क्या होगा, एक प्रॉब्लम तो ये होगा कि यूज ऑफ डीसी सोर्स क्या करेगा, चेंज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चेंज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने क्या ले लिया, NaCl, लेकिन जैसे ही आप इसमें डीसी करंट पास करेंगे, ये NaCl के फॉर्म में अब रहने नहीं देगा, कुछ और आयंस इसमें डिसॉल्व होने लगेंगे, कुछ और आयंस इसमें इंटर कर जाएंगे, आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो इसका कंपोजिशन है वो वैरी कर जाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो इसमें यह होगा कि डीसी सोर्स के इस्तेमाल करने से इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम यह होगा कि आप सॉलिड वायर है इसलिए आप इसको आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं अननोन रेसिस्टर के तौर पर, लेकिन अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को आप कनेक्ट कैसे करेंगे? तो दूसरा प्रॉब्लम हम लोगों को क्या आया, सॉल्यूशन कांट बी कनेक्टेड लाइक मेटालिक वायर इन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम को हमको फेस करना पड़ता है। तो इन दोनों तरह के प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड एज
फॉलोज। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए यहाँ पे आप डीसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम इस डीसी सोर्स को बदल देंगे और इस डीसी सोर्स की जगह पे क्या यूज़ करने लगेंगे, एसी सोर्स का सिंबल इस तरह से होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो एसी सोर्स के यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि उसका जो कंपोजिशन है वो वैरी नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया कि इन प्लेस ऑफ डीसी वी यूज़ एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आप इसमें यूज़ करने लगेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को चेंज नहीं करेगा। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से बात कनेक्ट होगी प्रीवियस आपके लेक्चर से। दूसरा प्रॉब्लम है क्या, दूसरा प्रॉब्लम है कि सॉलिड की तरह से सॉल्यूशन को वायर की तरह से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, तो दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी यूज़ a specially designed electrolytic cell having fixed length and area of cross section A। अब यही बात जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद कीजिए कि जिसका लेंथ L फिक्स हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A फिक्स हो जाए, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग एक टर्म दिया था हमने, दैट इज़, यही तो है आपका उस सेल का जिसका कि लेंथ L और एरिया A कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टर्म डेवलप किया था जिसको नाम दिया था सेल कांस्टेंट G स्टार, जिसका फॉर्मूला क्या था, L/A। अब आप समझ गए कि सेल कांस्टेंट दरअसल है क्या, वो एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर जब आप सॉल्यूशन फिल करेंगे, यानी वो इस तरह के डिज़ाइंड होते हैं। देखिए डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। एक आपको टिपिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पास हम दिखला रहे हैं। देखिए इधर से इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं, आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए दिस इज़ specially designed electrolytic cell having length L and area of cross section A। इसका लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स जब हो गया तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स आप इसमें फिल करेंगे उसका लेंथ L फिक्स होगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो शेप ऑफ द कंटेनर एक्वायर कर लेता है, और एरिया A भी इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, फिक्स होगा। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस तरह से एक कनेक्टिंग वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो अननोन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो यहाँ भरे हुए हैं। ये अंदर क्या है, वो सॉल्यूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक का, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसका आपको कंडक्टिविटी निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, लेकिन यहाँ तो कैलकुलेशन व्हीटस्टोन ब्रिज में आप आर दिखा रहे हैं। जी हाँ, इससे क्या रिलेशन है वो अभी आप देखेंगे। तो इतनी बात आप पहले समझ लीजिए कि ये स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग फिक्स्ड लेंथ L एंड एरिया A गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सेल कांस्टेंट। तब तो G स्टार सेल कांस्टेंट L/A निकल ही जाएगा। अब जैसे ही हम लोगों का यहाँ पास क्या कैलकुलेट होगा, G स्टार यानी कि L/A जब आपको फाइंड आउट हो गया, तब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी कैसे निकालते थे, देखिए देयरफॉर, यहीं से समझ लीजिए आप, कंडक्टिविटी याद कीजिए, कंडक्टिविटी का सिंबल हम लोगों का क्या है, कंडक्टिविटी का सिंबल है कप्पा के। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, कप्पा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, के की तरह लिखते हैं, आपको याद होगा। और ये कैसे लिखते थे, याद कीजिए, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। याद आया आपको, तो सेल कांस्टेंट तो वही हो गया जो आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से निकालेंगे, और रेसिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ है। यानी आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट G स्टार डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस R। ये R क्या है, ये वो अननोन रेसिस्टेंस था जिसको आपने विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाला। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से जब निकालेंगे तो जैसे आपने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, DC की जगह AC लाया। अब ये मेरा जो यहाँ है R2 यही अननोन है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट कर देंगे जिसको इस तरह से सिंबॉलिकल डिनोट किया जाता है लाइक दिस। तो इसमें क्या भरा हुआ है, वही आपका अननोन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला पार्ट कनेक्ट कर देंगे आप। बात समझ गए, ये है आपका क्या R2,
और सबको याद होगा देयरफॉर फ्रॉम बैलेंस्ड, याद कीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन आप क्या पढ़ते हैं, R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3, देयरफॉर अननोन रेजिस्टेंस R2 कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसको ऊपर क्रॉस कर देंगे, R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3। अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे, चूंकि ये नॉन वैल्यू होता है, जैसे आप उसको पुट करेंगे R2 का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज दैट दिस R2 इज इक्वल टू R, या नॉन रेसिस्टेंस जो था। अब उस नॉन रेसिस्टेंस को आप कंडक्टिविटी के निकालने में कैसे यूज करें, ध्यान दीजिए इधर। तो कप्पा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, G∗/R। G* क्या है, सेल कांस्टेंट, जो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, चूंकि लेंथ और एरिया क्या है, कांस्टेंट है, और R जो अननोन रेसिस्टेंस था वो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया। तो इस तरह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो होप सो कि ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो अब जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, ले लिया होप सो आपने। अब हम लोग बात करेंगे आज के अपने एक स्पेशल क्राइटेरिया, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग हेडिंग लगा लीजिए आप, इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस, याद होगा आपको सिंबल G, कंडक्टिविटी जिसका सिंबल क्या है, कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी इसको बोलते हैं, लैम्डा m या कैप m, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैप EQ, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन है ये। डाइल्यूशन का क्या असर पड़ेगा कंडक्टेंस पर, कंडक्टिविटी पर, मोलर कंडक्टिविटी पर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लें। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को जानने के लिए देखिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टेंस पर बात करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, पहला नंबर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस सिंबल में क्या है, कैपिटल G। चलिए, इसको समझने के लिए देखिए एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बनाते हैं और बात करते हैं कि कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का असर क्या पड़ेगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें आपने क्या कर दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C का इलेक्ट्रोलाइट्स था, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने बाहर से अलग से क्या किया, उसमें वाटर ऐड कर दिया। यानी एडिशन ऑफ वाटर भी अगर करके क्वेश्चन आए तो इट मीन्स कि वही है, डाइल्यूट कर रहे हैं आप उसको। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें हम लोग समझने के लिए याद करते हैं फिर से कि मेरा कंडक्टेंस बेसिकली है क्या। कंडक्टेंस बेसिकली है क्या, आपको याद होगा कि कंडक्टेंस का मतलब होता है कि कितनी आसानी के साथ आयंस या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रहे हैं। तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। तो बेसिकली कंडक्टेंस है क्या, ये है टेंडेंसी टू ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, यानी आयंस कितनी आसानी के साथ फ्लो कर पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कंडक्टेंस। चलिए अब सपोज कर लीजिए कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आपने इसमें ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट्स को जैसे हम लोगों ने इसमें डाला, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड है। तो एक उसमें क्या है, कटायंस, और एक क्या है उसमें, अनायंस। तो कटायंस और अनायंस को हमने C+ और A- से यहाँ डिनोट कर दिया समझाने के लिए। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही आप इसमें वाटर डालेंगे यानी इसको डाइल्यूट करेंगे, आपको मालूम है कि वाटर के डालने से, डिजॉल्व करने से कटायंस और अनायंस ब्रेक होंगे और इनके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर होने लगेगा, जिससे वो ब्रेक होने लगेंगे। तो जैसे ही आप इसमें वाटर डालेंगे
एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, यानी कि आप इसको डाइल्यूट करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये कटायंस और अनायंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देगा। तो क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन घटने लगेगी, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन इंक्रीज करेगा। अब डिस्टेंस के इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज किया, तो इसका मूवमेंट, इसका फ्लो तेज हो जाएगा, विच इंक्रीजेज मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब इसी मोबिलिटी ऑफ आयंस के बढ़ने ही का नाम तो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। आयंस कितनी आसानी से मूव कर पा रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब आप यहाँ देखिए कि हो क्या रहा है, अब कटायंस और अनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया, दूरी दोनों के बीच की बढ़ गई। कैसे बढ़ी, डाइल्यूशन के करने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी मोबिलिटी ऑफ आयन जो थी वो बढ़ गई। मतलब इसका क्या हुआ, दैट इज कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया। तो ओवरऑल आपको रूल क्या पता चला, उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आप, देखिए व्हेन दम पॉइंट वाइज, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेज, तब होगा क्या, डाइल्यूशन के बढ़ने से, जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा कंसंट्रेशन C डिक्रीजेज। कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया, C डिक्रीज। डाउनवर्ड हेड एरो का मतलब डिक्रीजेज होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन घट गया, इससे क्या हुआ, ये तो एक ही सेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो डाइल्यूशन के बढ़ने से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड अनायंस, वो क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया। फोर्स ऑफ कटायंस और अनायंस के घटने से क्या हो गया, विच इंक्रीजेज, इसने क्या बढ़ा दिया, मोबिलिटी ऑफ आयंस। और इसी मोबिलिटी ऑफ आयंस के बढ़ने का मतलब क्या है, मोबिलिटी ऑफ आयंस के बढ़ने का मतलब है कि कंडक्टेंस यानी कि G इंक्रीजेस। बात समझ गए आप। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ गए स्टूडेंट्स आप। अब जब कंडक्टेंस आपका इंक्रीज कर गया, तो अब इस कंडक्टेंस के इंक्रीमेंट को कंडक्टिविटी से कैसे रिलेट करेंगे, वो अब हम लोगों को जानना है। तो एक बात और याद रखिए, कंडक्टेंस के बढ़ने का क्राइटेरिया नंबर ऑफ आयंस पर भी डिपेंड करता है। अब ये जो नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना है, उसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखिए अब हम लोग आगे इसमें जाने इफेक्ट, दूसरा केस लेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, यानी कप्पा के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक क्राइटेरिया इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐड करने का भी है, लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना, लेकिन उसको थोड़ी सी बात है, उसको लिख देते हैं। तो एक क्राइटेरिया है डाइल्यूशन का, एक क्राइटेरिया और क्या है, ऑन एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट। देखिए जैसे आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाएंगे, अब पानी नहीं मिलाया जा रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जा रहा है, तो वो भी आप समझ लीजिए। यानी कि सपोज कर लीजिए कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाए गए थे वो 1 मोल थे, अब आप उसमें एक्स्ट्रा बाहर से क्या मिला रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल है, कंसंट्रेशन, वो क्या होने लगेगा, वो बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा। और आयंस क्या करते हैं, यही तो हैं आपके चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने की वजह से नंबर ऑफ आयंस यानी चार्ज कैरियर बढ़ेगा, चार्ज कैरियर के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करने लगेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट ये सिलेबस में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को जो टॉपिक पढ़नी है वो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का ही केस है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड किया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया और कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर गया। तो एक क्राइटेरिया इसमें और जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हैं ये इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर पर डिपेंड का सेंस क्या हो गया? तो नेचर पर डिपेंड का सेंस ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग बेसिकली दो मेन कैटेगरी में बांटते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या कहलाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, वीक का क्या मतलब है? देखिए, आप ये सब चीज़ इक्विलिब्रियम चैप्टर में आने की इक्विलिब्रियम में आपको बता दी गई है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको जब डाला जाएगा सॉल्यूशन में, वाटर में, तो वो क्या होंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, डिसोसिएटेड इनटू आयंस, यानी जितना इलेक्ट्रोलाइट्स आप डाल रहे हैं वो सब के सब पूरे के पूरे क्या हुए? आयंस में डिसोसिएट हो गए, टूट गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जिसको डिनोट करते हैं वो क्या होता है? 100%, और फ्रैक्शन में अगर कहें तो 1। किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी लेस देन 1, बहुत ही कम होते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रोलाइट्स आप डाल रहे हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, बल्कि बहुत ही कम वो टूटते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब इसको समझने के लिए ऐसे जानिए कि आपने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स था, उसके 100 मॉलिक्यूल्स क्या किए? सॉल्यूशन में डाल दिए। कितने मॉलिक्यूल्स डाले? 100। टोटल कितना लिया गया? 100। और उस 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? टूट गया, ब्रेक हो गया। तो जितना मॉलिक्यूल डाला वो नीचे और जितने मॉलिक्यूल टूट गए वो ऊपर। ये आपका क्या होता है? अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा के बारे में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड ऊपर रखना है और नीचे क्या रखते हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो जितना आप लिया है टोटल वो डिनोमिनेटर में 100 लिया था आपने, टूटा कितना? 100 का 100, कंप्लीटली डिसोसिएटेड का मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, सब टूट जाएगा। तो 100 आउट ऑफ 100 कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 फ्रैक्शन में। और अगर परसेंटेज में निकालना होगा इंटू 100 करेंगे तो 100 का 100% डिसोसिएट हो गया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सपोज कर लीजिए कि आपने कितना लिया? 100, और उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल टूटा। कितना मॉलिक्यूल? 10। तो जितना मॉलिक्यूल टूटा वो उसको ऊपर रखा। तो देखिए अब अल्फा कितना आया? 0.1, बहुत ही कम। अब होता क्या है? होता ये है कि जैसे जैसे आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी जानना है। तो जैसे जैसे आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो पानी के ऐड करने से, चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ टूटेगी ही नहीं। क्यों? 100 था, 100 का 100 टूट चुका, तो अब टूटने के लिए कुछ बचा है क्या? बिल्कुल नहीं बचा है। यानी इसमें अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करेंगे। जितना मॉलिक्यूल टूटना था टूट के आयंस में कन्वर्ट हो चुका। लेकिन यहाँ इस वीक वाले में क्या है? चांसेस हैं बचे हुए। तो जैसे जैसे आप इसमें वाटर मिलाएंगे, अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। इसमें क्या था? कटायन और क्या था? अनायन। आपने बाहर से क्या मिलाना शुरू किया? इसको वाटर। तो जैसे आपने वाटर मिलाया, दो इफेक्ट होना शुरू होगा। दो इफेक्ट क्या क्या होगा? एक तो ये होगा कि पानी के मिलाने से इन दोनों के बीच, हमने पहले बता दिया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाएंगे और मोबिलिटी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होगा। वो क्या? इसके पास चांसेस हैं अभी और आयंस में टूटने के, और आयंस के टूटने के। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे आप वाटर मिलाएंगे तो न सिर्फ इसके मोबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा, बल्कि नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे इसका जो आयन की संख्या है वो आयन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। वाटर मिलाया, 10 मॉलिक्यूल टूटा था, अब और टूट गया 10 मॉलिक्यूल। फिर वाटर मिलाया और 10 टूट गया, और 10 टूट गया। कब तक? टूटते टूटते बिल्कुल ये 100 तक ले जाने का इसके पास
चांसेस मौजूद है। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट कैटेगरी से वैरी करता है, दो फैक्टर से। एक फैक्टर बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, एक फैक्टर इसमें क्या होता है, बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। और दूसरा फैक्टर क्या है इसके पास, दूसरा फैक्टर है बाय इंक्रीजिंग मोबिलिटी। इसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी क्यों बढ़ जाती है वो हमने बतला दिया, ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन मोबिलिटी हो जाती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस दो फैक्टर के साथ तेजी से बढ़ते हैं, और यहाँ जो इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया है वो नंबर की वजह से तो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि नंबर इसका क्या है, ऑलरेडी जितना टूटना था टूट चुका। सिर्फ किस वजह से होता है, सिर्फ मोबिलिटी के बढ़ने की वजह से होता है। किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसको ठीक से आप समझें और जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, जब डाइल्यूशन किया जाएगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको बता दिया गया कि जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा और उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। इसको एक तरह से और आप जान लीजिए कि जैसे ही इसको डाइल्यूट किया जाता है, इसमें हमने क्या किया, वाटर एक्स्ट्रा से ऐड किया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, और ये इलेक्ट्रोलाइट मेरा कैसा लेना है आपको, वीक। अब बातचीत वीक पर होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आप जान रहे हैं कि कटायन और अनायंस मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें वाटर इंक्रीज किया। तो वाटर इंक्रीज करेंगे तो आप एक चीज पढ़ा होगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो आपको याद दिलाते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या बताया गया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर सी, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब क्या निकलता है, मतलब यह निकलता है कि अगर कंसंट्रेशन घटेगा, देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर में है, घटेगा तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑन डाइल्यूशन, अब ध्यान से देखें आप, ऑन डाइल्यूशन यानी अगर डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाएंगे तो पानी बढ़ रहा है, जैसे जैसे वाटर इसमें इंक्रीज करेंगे, इसका जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने से हमने बता दिया कि कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ये बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कप्पा की। जी देख चुके, अब कप्पा यानी कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो दूसरा हम लोगों का क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा कंडक्टिविटी। तो जानिए, याद कीजिए आप, कप्पा होता क्या था, आपको याद होना चाहिए। कप्पा का मतलब क्या है, कप्पा जो है वो है क्या, दरअसल ये है कंडक्टेंस, क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए एक लाइन से सबको लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। और आपका कैप एम या लैम्डा एम भी इसको बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। याद करें, बिल्कुल एकदम सेम एज इट इज कैटेगरी है। उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी, कंडक्टेंस ऑफ, यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप कंपैरेटिवली याद रखें, चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब आइए बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी है क्या, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, वाटर जैसे जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो वाटर के ऐड करने से इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बढ़ते 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 वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। सपोज कर लीजिए कि इतना जो वॉल्यूम था ये मेरा कितना था, 1 ml, और 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। अब हमने वाटर जब ऐड किया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो तो नहीं बढ़ने वाला है, वो तो आपका वही था। यानी मान लीजिए कि इस 1 ml में 10
कटायन और अनायन की संख्या थी, 10 आयंस थे। कितने थे? 10। कितने में? 1 ml में, याद कीजिए। अब जैसे वाटर ऐड किया, यानी हम डाइल्यूट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो आपका आयंस का नंबर सेम टू सेम वही है, और ये वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, इसका जो वॉल्यूम था सपोज कर लीजिए कि वो 2 ml हो गया, तो 1 ml में 10 आयंस थे। अब क्या हो गया कि 2 ml हो गया, तो 2 ml में वही नंबर ऑफ आयंस 10 के 10 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वही आयन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1 ml में 10 था, अब 2 ml में 10 हो गया, यानी नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में 2 ml में आपका अगर वही 10 आयन है, तो अब 1 ml में निकालिएगा तो क्या होने लगेगा, 1 ml में 5 आयन बचेंगे। उसी तरह से जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाइए, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या कर दिया, सपोज कर लीजिए कि 10 ml कर दिया। अब इसको आप बांट के देखिए, तो पर ml में कितना वॉल्यूम कितना आयंस पड़ेगा, एक आयन सारे वॉल्यूम को मिलेगा, एक आयन एक वॉल्यूम को, एक आयन एक वॉल्यूम को, एक आयन एक वॉल्यूम को, 10 ml को 10 आयन बट गए। तो क्या पता चला, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे, यानी बाई इंक्रीजिंग डाइल्यूशन हो क्या रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के घटने की वजह से चार्ज कैरियर का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, which is responsible for carrying electricity, therefore क्या हो गया, conductivity for both strong एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दोनों के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात को समझें, कंडक्टेंस डाइल्यूशन के बढ़ाने से बढ़ जाता है, क्योंकि कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन कुछ भी लेना है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी आपको 1 ml वॉल्यूम पर ही लेना है। तो जैसे जैसे आपने इसका डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन के बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस तो वही रह गए, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो अब इस आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन इतने बड़े वॉल्यूम पर जब होगा तो उनकी संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगी, घट जाएगी। तो वही तो है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। अब इसके घट जाने से क्या हुआ, चार्ज कैरियर की संख्या घट गई। चार्ज कैरियर की संख्या जब घट गई तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गया। बात समझा आपने, यानी ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि अगर आपका डाइल्यूशन बढ़ रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन घट रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका कप्पा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, जबकि कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता था, इंक्रीज करता था। इतनी बात आप समझ गए। अब इन दोनों फैक्टर को एक साथ देखेंगे, उन पर आ जाइए। तो तीसरा हम लोगों का हो गया इफेक्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखिए होता क्या है, इसको भी पहले डिफाइन कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको फॉर्मूले के तौर पर हम लिखते हैं। तो ये है क्या, बेसिकली आपको याद होगा कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे हम लोग निकालते थे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मोल, या इसको आप बिल्कुल उस फॉर्म पर लिख दें, तब हम आपको दिखला दें, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, याद कीजिए। और इक्विवेलेंट में क्या लिखते थे, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी,
याद रहे 1000/m ये क्या है, वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम पर मोल 1000/m। और ये भी आपका वॉल्यूम है जिसको हम लोग कैसे लिखते थे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000/n। बस यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो दरअसल ये पता चला कि ये कप्पा इंटू वॉल्यूम पर मोल है और ये है वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट है। क्या है ये, वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। पहले केस इसको ले लें, ये और दोनों एक ही चीज़ है, याद रहे। एक में फ़र्क ये है कि आपको मोलारिटी लेना होता है और एक में आपको इक्विवेलेंट लेना होता है। दोनों को सेम टू सेम क्राइटेरिया में एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक, तो चलिए इसकी बात करें तो वो फैक्टर सेम टू सेम। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या आ गया आपको, कप्पा इनटू ये क्या है, वॉल्यूम पर मोल। देखिए ये कंडक्टेंस है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और फॉर्मूले के टर्म में वॉल्यूम पर मोल। तो अब आपने क्या देखा, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेज, जब आपका डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो आपने क्या देखा, कप्पा डिक्रीज कर रहा है, बट वॉल्यूम पर मोल क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब दो अजीब गरीब बात आ गई यहाँ पे। वो क्या बात आ गई, आपने क्या देखा कि डाइल्यूशन के बढ़ाने से कंडक्टिविटी घट रही है। कंडक्टिविटी क्या हो रहा है आपका, ये कंडक्टिविटी घट रही है, डिक्रीज। और वॉल्यूम के बारे में आपने क्या देखा, वॉल्यूम इंक्रीज। तो एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो इससे क्या लगता है, ऐसा लगता है कि इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ बात तो सही है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कब, लेकिन तब जब इसका डिक्रीज और इसका इंक्रीज बिल्कुल बराबर बराबर रहे तब। लेकिन अगर इन दोनों में कोई एक फैक्टर ज़्यादा घटने वाला हो जाए या ज़्यादा बढ़ने वाला, तो जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसका असर ओवरऑल यहाँ पड़ने वाला है। बात समझ गए। देयरफॉर ये बात कैसे पता चलेगी, अब थ्योरी से पता नहीं चलेगी। अब ये कैसे पता चलेगी बात, ये बात पता चलेगी हम लोगों को एक्सपेरिमेंट से। तो इसको एक्सपेरिमेंट में देखा गया स्टूडेंट्स, फ्रॉम, ध्यान से सुने क्या कहा गया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज सीन दैट, क्या देखा गया कि कप्पा यानी कंडक्टिविटी में जो डिक्रीमेंट होता है उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट ज़्यादा तेजी से होता है। तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, वॉल्यूम के इंक्रीज का फैक्टर डोमिनेट करता है डाइल्यूशन के बढ़ाने से। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज सीन दैट ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज इन कप्पा कंडक्टिविटी इज लेस देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। बात समझ गए। देयरफॉर ओवरऑल क्या पता चला, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। और यही सेम टू सेम बात इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ भी लागू होगी। तो एज इट इज सेम टू सेम। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या क्या निकला उसको यहाँ पास हम लोग एक बॉक्स बना के लिख देते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे एस्पेक्ट को। चलिए देखते हैं हम लोग। व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेज, अप एरो जब हम बनाए तो उसका मतलब बढ़ना होगा, इंक्रीमेंट। डाउन एरो कर दें हम तो उसका मतलब डिक्रीमेंट होगा। जब डाइल्यूशन बढ़ेगा यानी कि कंसंट्रेशन घटेगा तो क्या क्या हुआ, चलिए पहला कंडक्टेंस, पहला क्या है आपका कंडक्टेंस यानी कि कैपिटल जी। डाइल्यूशन के बढ़ने से कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने क्या देखा, कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा वो घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं। कंडक्टिविटी जो है वो पर मोल में, पर वॉल्यूम में है, याद रहे। कंडक्टिविटी 1 ml सॉल्यूशन में कितना कंडक्टेंस है उसकी बात करता है। तो नंबर ऑफ आयंस इसमें क्या होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो घट जाते हैं। तीसरा फैक्टर हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा फैक्टर हम लोगों ने देखा मोलर कंडक्टिविटी। क्या देखा, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा या कैप भी पढ़ते हैं इसको। वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इंक्रीज कर रहा है कि इसमें
इंक्रीज इन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में? डिक्रीज इन कप्पा के रिस्पेक्ट में। और यही सेम क्राइटेरिया क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी EQ, वो भी बढ़ जाता है। रीज़न सेम टू सेम, रीज़न सेम टू सेम। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब एक प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को घटाएंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे इस फैक्टर की, या इसको इस फैक्टर से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। याद रहे दोनों का सेम इफेक्ट है, तो हम इसको लेकर चलेंगे, आप इसको समझ लेंगे, ठीक। यानी जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये जो डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट कब तक जाएगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में। तो जल्दी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने अभी क्या देख लिया कि जब डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है, रीजन मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है उसका इंक्रीमेंट कप्पा के डिक्रीमेंट के रेट से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से। और अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो अल्फा 100% ऑलरेडी है, इसलिए उसके बढ़ने का घटने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो ये जो क्राइटेरिया आया, प्रश्न ये है कि कब तक इंक्रीज करेगा मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कब तक इंक्रीज करेगा? तो केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या सेंस है? यानी आप एक कंटेनर ले लें और इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं हम लोग? इस कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कर लीजिए। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप वाटर इंक्रीज करें, यानी डाइल्यूशन इसकी बढ़ाई चली जा रही है। तो जैसे जैसे इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, यानी कब तक? इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। अब इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या सेंस है? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये मतलब कभी नहीं होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, इनफाइनाइट पानी मिलाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सेंस क्या है? देखिए, इसको एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक तरफ हम ले लेते हैं इसके वॉल्यूम को, ले लेते हैं वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लेते हैं, और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही तो इसकी यूनिट थी, याद कीजिए। चलिए, अब सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जैसे जैसे आप वाटर ऐड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है, वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए कि इसका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर था। 1 मिलीलीटर पर इसका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू 0.5 था। अब इसको हम बढ़ाया, पानी मिला दिया। जैसे वाटर मिलाया, ये 2 ml, 3 ml, 4 ml करते 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 सपोज कर लीजिए कि कहाँ तक ले गए? 10 ml तक ले जाते हैं, ठीक है। अब ये 0.2 ml था, 0.5 था, 0.5। अब इसमें जैसे 2 ml किया, इसका वैल्यू हो गया 0.51, 0.52, 0.53, सो एंड सो इंक्रीज होते होते अब इसका ml कर दिया हमने 7 ml किया। इसका वैल्यू इंक्रीज होते होते कितना तक पहुंच गया? ये हो गया 0.60, ठीक है। 7 के बाद कितना किया? 8 ml, देखा कि वैल्यू कितना है? 0.60। 9 किया, देखा कि कितना है? 60। 10 किया तो देखा कि कितना है? 60। क्या पता चला आपको? आपको ये बात पता चल गया कि अब इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है 0.60 के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वॉल्यूम पर इसका वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो गया है? कांस्टेंट। तो दैट वॉल्यूम इज नोन एज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट at which the molar conductivity becomes constant. This is the very important concept for understanding the case of infinite dilution. बात को समझें, फिर से देख लीजिए।
एक्सपेरिमेंटली सपोज कर लीजिए हमने एक डाटा लिखा है, ऐसे ही अपने मन से लिखा है, ये ज़रूर नहीं कि इतना ही हो, आपको समझाने के लिए। जब 1 ml वॉल्यूम था इसका, तो मान लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना था, 0.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, तो वाटर के ऐड करने से क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ते 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 सपोज कर लीजिए कि इसका इधर भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया है कि डाइल्यूशन जब आप करेंगे, पानी मिलाएंगे, तो पानी के मिलाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। ये सब आप देख चुके हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते 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 एक ऐसे वैल्यू तक पहुंच गया कि अब वाटर के ऐड करने के बावजूद भी अब उसका देख रहे हैं लैम्डा m नहीं बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि अब ये क्या कर गया, अब ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि अब ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया, ये सैचुरेट कर गया। तो जब ये सैचुरेट कर गया यानी लैम्डा m कांस्टेंट हो गया, तो जिस पार्टिकुलर वॉल्यूम पर ये सैचुरेट कर गया, उसी वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे कि केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात समझ में आया? वो तो 7 ml ही पर हो गया, 7 ml का वैल्यू कितना होता है। इसीलिए आप ये कभी नहीं सोचेंगे ओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो मैथ्स में तो इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ा वैल्यू, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो कितना पानी मिलाएं, दरिया कितना, समंदर कितना, सब गलत कंसेप्ट। बात को समझ लीजिए। देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा वॉल्यूम जिस वॉल्यूम पर अब लैम्डा m जो है वो नहीं बढ़ने वाला है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। होप सो कि आप बात समझ रहे होंगे। अब इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का अर्थ कंसंट्रेशन के टर्म में क्या है? इसका अर्थ कंसंट्रेशन के टर्म में बहुत ही बेटर फॉर्म में मैथमेटिक्स के टर्म में हम लिखेंगे। देखिए, यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो रहा है, ओवरऑल कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो। कंसंट्रेशन किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो। कंसंट्रेशन ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे क्या हो रहा है, इससे लैम्डा m इंक्रीज कर रहा है। लैम्डा m क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कब तक? क्या हमेशा के लिए ये इंक्रीज ही कर रहा है? नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आके ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर जाके कांस्टेंट हुआ यानी कि मैक्सिमम हुआ, उसको कहते हैं हम लोग लैम्डा m नॉट। यानी अब ये लिमिटेड हो गया, इसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। इसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आखिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो कब तक बढ़ता रहेगा? एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आके वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, फिक्स हो गया। उसको नाम दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट। बात समझ गया? तो लैम्डा m नॉट क्या है? लैम्डा m नॉट दरअसल मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट कंसंट्रेशन जीरो पर। बात समझ गए? ये इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन को टेंड्स टू बी जीरो किया, मोलर कंडक्टिविटी टेंड्स टू बी लैम्डा m नॉट है। तो आप ये बताइए बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचा है। इट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा m नॉट बड़ा है लैम्डा m से। बिल्कुल सही। क्यों भाई? यही तो बढ़ते बढ़ते लैम्डा m नॉट तक पहुँचा, तो यानी ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अब इसको इसके इक्वल कैसे किया जाएगा? तो आप देखिए लैम्डा m नॉट को अगर इसके इक्वल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? तो एक बात और लिख दे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये बात आपको हम बता रहे हैं, जो मिस्टर डेबाई हकेल ने किया था। डेबाई हकेल एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये, ठीक है, इन्होंने किया था। तो क्या क्या इन्होंने देखेंगे, समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहे हैं। लैम्डा m नॉट चूंकि बड़ा है इसलिए इसमें कुछ टर्म को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये टर्म निकाला और क्या जोड़ा? a रूट अंडर c। अभी क्या है सबका सेंस अभी बताएंगे, घबराइए नहीं आप। अब इसको हम जरा सा अरेंज करना चाहते हैं, तो कैसे अरेंज करेंगे? देखिए, इसको उठा के इधर ले आइए इस तरफ, तो क्या बचेगा आपके पास? लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट। इसको उठा के इधर लाए तो क्या हो गया? माइनस a रूट अंडर c प्लस लैम्डा m नॉट। ये एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन का नाम है डेबाई
हकेल इक्वेशन। अब ये क्या है गौर कीजिए, इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? वेरी सिंपल, इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं, होप सो आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं आप। तो देयरफॉर इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ, बोलिए, स्ट्रेट लाइन। तो जब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो जरा ग्राफ भी देख ही लीजिए आप। तो ग्राफ के y एक्सिस पर क्या है? लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी। x एक्सिस पर क्या है? रूट अंडर c। और ये c क्या होता है आपको मालूम है? ये होता है y इंटरसेप्ट, यानी ये y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? y इंटरसेप्ट। मैथ्स के स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं, फिर भी बायो वाले भी इसको ध्यान से देंगे, समझ जाएंगे। y एक्सिस पर ये ग्राफ कहाँ कट करेगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा, नेगेटिव ऐसे क्यों खींचा, ऐसे क्यों नहीं खींचा? यहाँ देखिए, m का मतलब होता है स्लोप, m का मतलब स्लोप, m माइनस a, यानी कि ये क्या है? ये निगेटिव है, देख रहे हैं आप, माइनस a आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ग्राफ डाउनवर्ड होगा। अब यही है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो y एक्सिस पर ये ग्राफ जहाँ पे इसको कट करता है उसको हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। इसका वैल्यू है लैम्डा m नॉट। ये क्या है आपका? लैम्डा m नॉट। और ये क्या है आपका? स्लोप। स्लोप क्या है यहाँ देख रहे हैं आप? माइनस a। अब इसको फिजिकली भी आप जानिए कि जैसे जैसे आपने कंसंट्रेशन को घटाया, यानी डाइल्यूशन इंक्रीज किया, लैम्डा m बढ़ते 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 कहाँ पहुँच गया? लैम्डा m नॉट, मैक्सिमम वैल्यू, अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए लैम्डा m है इस एक्सिस पर, जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? ज़ीरो। कंसंट्रेशन ज़ीरो कहाँ पे है? ये है ज़ीरो कंसंट्रेशन, इधर बढ़ रहे हैं आप। देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रहा है, ध्यान दीजिएगा, वैसे वैसे ये वैल्यू देख रहे हैं आप, कंसंट्रेशन घट रहा है। दिस इज C1 मान लीजिए, दिस इज C2, कंसंट्रेशन घटा। यहाँ देखिए ये लैम्डा m 1, ये वाला वैल्यू क्या है? लैम्डा m 1। अब यहाँ देखिए लैम्डा m 2 बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब c 0 पर पहुंचा तो इसका वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया लैम्डा m नॉट। तो इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते जिस एक्सिस पर y को कट करता है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ग्राफ का इक्वेशन आया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस में देखा गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे HCl, NaCl, NaOH, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ये जो रिप्रेजेंटेशन था, इसमें एक दूसरे तरह का ड्रास्टिकली चेंजिंग देखने को मिला। वो चेंजिंग क्यों था? वो चेंजिंग इसलिए था क्योंकि आपको मालूम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर साथ साथ काम करने लगते हैं। देखिए उसके ग्राफ को पहले देख लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये जो क्राइटेरिया है, इधर क्या है? लैम्डा m, इधर क्या है? रूट अंडर c। ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ ऐसा था। क्यों ऐसा हुआ? देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको क्या बताया गया है? वीक इलेक्ट्रोलाइट ने क्यों इस इक्वेशन को फॉलो नहीं किया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर हैं। एक क्या है? अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। तो वेरी वेरी लेस देन 1 होने की वजह से क्या हुआ? जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, अल्फा भी इंक्रीज हुआ, यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगे। क्या बढ़ने लगे? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने लगे। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर था वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और दूसरा फैक्टर आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के करने से। ऑन डाइल्यूशन की बात हो रही है, ऑन डाइल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से मोबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग में भी है, लेकिन वीक में क्या हुआ? एक्स्ट्रा ये फैक्टर आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आया, इस एक्स्ट्रा फैक्टर ने ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजिंग ला दिया इसकी मोलर कंडक्टिविटी के इंक्रीमेंट में। कैसे? देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ? इस पॉइंट पर आने के बाद ये ग्राफ स्टीपली बिल्कुल ऊपर की ओर चला गया और ऊपर ये कहीं पास कट नहीं कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है। तो
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप इस इक्वेशन का, डे बाई हकेल इक्वेशन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके कैलकुलेशन में कर सकते हैं? आप कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के कैलकुलेशन में कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डे बाई हकेल इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं होगी स्टूडेंट्स। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे CH3, COOH या कोई भी वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। अब इस इक्वेशन में कौन कौन से टर्म है वो देख लीजिए। ये तो आप समझ गए, मोलर कंडक्टिविटी है। C क्या है आपका? कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या है? आपको मालूम ही है, यहाँ लिखा ही हुआ है। लैम्डा m का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। और इक्वेशन में क्या है? A को सिर्फ जानना है आपको। A इज इक्वल टू डे बाई हकेल कांस्टेंट है। ये डे बाई हकेल कांस्टेंट ये किस पे डिपेंड करता है? विच डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है? देखिए, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, अपॉन नेचर और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सेंस क्या है? जैसे NaCl, MgCl2, MgSO4, इस तरह से कोई सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं तो टाइप का मतलब होता है कटायंस और अनायंस के नेचर में ब्रेक कर देना। NaCl, Na+Cl-, इसको कहेंगे 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। Mg2 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, इसको कहेंगे 2,1 टाइप। इसको तोड़िए, Mg2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, इसको कहेंगे 2,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो होप सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिन जिन लोगों को समझ में आया वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो उसे भी आप मेंशन करें, और इसे आप शेयर करना और इसको लाइक करना ना भूलें। देखिए, जब आप वीडियो देखें तो कम से कम इतना एफर्ट तो बनता है कि आप उसको एक लाइक, थम्स अप दे ही सकते हैं, वरना इससे हम लोग थोड़ा डिस्करेज भी होते हैं। आपको चाहिए कि अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग फ़ी। दूसरी चीज़, अब इसमें आपने एक चीज़ यहाँ पास देख लिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो प्रश्न वही का वही रह गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करते हैं हम लोग एक दूसरे लॉ के ज़रिए, जिसको कहते हैं कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।